हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप वेट करते हैं 5 o'clock हर शुक्रवार की, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। मकसद सिर्फ एक, आपको अवेयर करना। किसी को वीज़ा के बारे में बात नहीं करते कि हम वीज़ा लगवाओ, हमसे ना लगवाओ। सिर्फ पहला मकसद आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना, पहला मकसद। दूसरा मकसद कि वर्ल्ड अपडेट देना, क्योंकि वर्ल्ड अपडेट देना ही बहुत ज़रूरी है। कई मुझे कई मतलब कि जो मेरे लोग जानते हैं मुझे, वो मुझे डेली फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कनाडा का क्या बना, ऑस्ट्रेलिया का क्या बना, न्यूजीलैंड का क्या बना, यूरोप का क्या बना, यूएस का क्या बना। तो मैं कहता हूँ कि फ्राइडे को 5 o'clock आपको दुनिया के हर आंसर दे दूँगा आपको मैं। सो लोग वेट करते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो हम पे इतना फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और हम भी उनसे प्यार करते हैं कि वो हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और इस फेथ और इस ट्रस्ट के लिए तो हम उनका कभी देना दे ही नहीं सकते। तो मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़ लुधियाना घुमार मंडी से हम ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों की सर्विसेज में हैं हम। कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, इवन नॉर्थ इंडिया से भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। लुधियाना से तो खैर हैं ही हमारे साथ। तो टाइम की नज़ाकत को देखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड अपडेट के बारे में, एंड सेकंड उसके बाद बात करेंगे कितनी रिफ्यूज़ल आई हैं लास्ट मंथ। अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रिफ्यूज़ल्स एक दिन में, और वो भी सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, कैसा हो गया कि IRCC ने इतनी रिफ्यूज़ल्स क्यों दी। और थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग विद पेरेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि विद पेरेंट्स। तो तीनों बातों पे अगले 30 मिनट में बात करेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहला जो पॉइंट हमारे माइंड में यही आता है कि कनाडा को लेकर, क्योंकि कनाडा आज की डेट में, देखिए हमें तो 90% कॉल आती है कनाडा के लिए। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हमें कॉल्स बहुत कम हो गई फ्रॉम द लास्ट 1 year। अभी ज़्यादा कॉल्स आती हैं कनाडा के बारे में बताइए, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, शेंगन कंट्री के बारे में, यूके के बारे में बताइए। तो ये मेजर कंट्रीज़ चलती हैं आजकल। आपका भी ख्याल, आपका भी जो क्वेश्चन होंगे, माइंड होगा, इसी के लेवल पे होगा। तो सबसे पहले कनाडा में सबसे प्रॉब्लम ये आई कि IRCC ने जो कहा था कि 6 अगस्त तक आपको डिसीजन दे देंगे, तो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया उनका काम। वी वर ईगरली वेटिंग कि 6 अगस्त तक सब कुछ आ जाएगा, जिनकी रिजेक्शंस आनी है, जिनकी अप्रूवल्स आनी है। तो उसके बाद हम फिर सितंबर को छोड़ के आगे जनवरी की तरफ चलेंगे, 2022 की तरफ। तो अभी डिसीजन पेंडिंग है। PPR कई मेरे फ्रेंड्स की, कई व्यूअर्स की मुझे फ़ोन आते रहते हैं। कई हम जो मेरे साथ मेरे कंसल्टेंट्स भाई हैं, जो वो लॉबी है, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो बताते रहते हैं, बात होती रहती है कि अभी PPR का वेट जारी है। तो अभी भी आपको भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट का भी वेट आपको करना पड़ेगा। ये महीना तो क्रूशल है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम रिजेक्शंस आ चुकी हैं, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपका जो नाम है वो मतलब आपके नाम पे PBR आ जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, इसके साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है कि कोरियर सर्विस। जिन मेरे फ्रेंड्स ने कोरियर PPR जब आया उनका, तो उन्होंने कोरियर से VFS को दे दिया अपना पासपोर्ट सबमिशन हो गई। स्टिल उसके बाद भी अभी तक कोई रिवर्ट नहीं है। CIC.gc.ca की वेबसाइट पे जाएं तो अभी मैक्सिमम केस पेंडिंग है। कुछ लोगों की PPR के बाद उनकी पासपोर्ट उनका वापस आया, बट मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ की भी वेटिंग है। मतलब कईयों ने तो 15 जुलाई, कईयों ने 20 जुलाई को जो PPR भेजा, तो अभी तक उनका पेंडिंग है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 25 डेज़ का टैट लेके चलिए। तो उम्मीद है कि 16-17 अगस्त के नज़दीक आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पहुंच जाएगा। तो कनाडा के लिए मेजर पॉइंट्स फॉर स्टडी वीज़ा यही थे। 21 सितंबर तक कनाडा ने बैन लगाया हुआ है, ट्रैवल बैन जारी है अभी तक।
तो वो भी आपको वेट करना पड़ेगा। जो असेंशियल कैटेगरी में लोग आते हैं जिनका कनाडा के जाए बिना नहीं उनका गुजारा होता, तो उनको परमिशन है, बट परमिशन उनको यह जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिनका पासपोर्ट फुली वैक्सीनेटेड है, वही परमिटेड है कनाडा जाने के लिए। स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं बट वाया होके जा रहे हैं, कोई मैक्सिको की तरफ जा रहा है, वहाँ की थर्ड पार्टी बन रहा है, थर्ड कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, कोई दोहा जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई सर्बिया से जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ से जा रहे हैं। कनाडा ने भी यही कहा कि कोई और कंट्री के थ्रू आओ, वहाँ पर क्वारंटीन हो के आओ, हमें तो हेल्दी और वेल्दी ये लोग चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी नहीं पॉसिबल हो पाई। 21 सितंबर को डायरेक्ट फ़्लाइट्स, जैसे कि कैनेडियन इमिग्रेशन का न्यूज़ लेटर था हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी है, वेट करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। यूएस वाले जो यूएस सिटीज़न है या यूएस जिनके पास ग्रीन कार्ड है या यूएस जिनके पास वीज़ा है, वो कनाडा बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। अगेन फुली वैक्सीनेशन उनकी मैंडेटरी है। एंड अराइव कैन पे जाइए, ऐप पे अपना नाम लॉगिन करिए, अपनी डिटेल डालिए, उसके बाद आप कनाडा एंटर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये साल आपको वेटिंग में जाना पड़ेगा। जिनके अभी स्टडी वीज़ाज़ लग चुके हैं, ऑनलाइन उनको स्टडी करनी पड़ सकती है। और 2022 सभी के लिए बहुत बढ़िया आने वाला है। ये माई वीज़ा ओवरसीज़ की मनोकामना है कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ शोर जाके उस कंट्री में जाके पढ़ें, तो उसका जो एंथुजियाज़म है वो अलग ही होती है। सो वो जो वर्ड अपडेट था उसमें मैंने बताया कि अभी सितंबर के लिए फाइल जो है वो लॉगिन मत करिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। जनवरी 2022 के लिए आप अपना कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, जिनके पास आज की डेट में आइल्स क्लियरेंस है, TRF उनके हाथ में है, वो भी सितंबर के लिए ट्राई मत करिए। उसका कारण क्या है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो मैंने रिफ्यूज़ल्स के बारे में बोला ना अभी 5-7-10 मिनट, तो उसमें आपको बताऊँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि हाँ, यूरोप का रह गया, यूरोप UK रह गया। तो यूरोप अभी खुला है, आपका स्वागत है यूरोप जाने में, शेंगन कंट्रीज़ में जाने में, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और UK में आपका स्वागत है, UK आप जा सकते हैं। कंडीशन वही, फुली वैक्सीनेटेड, आपका जो पासपोर्ट है वो फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। राइट, सो ये हो गया जी वर्ड अपडेट। मैंने आपके तकरीबन 8-9 मिनट ले लिए। अब हम बात करते हैं जो कि एक बड़ा हॉट टॉपिक है सभी कंसल्टेंट के माइंड में और सभी स्टूडेंट्स के माइंड में। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कनाडा की गवर्नमेंट को क्या हो गया, इमिग्रेशन पॉलिसी कहाँ पर डेविएटेड होगी कि 17,000 रिफ्यूज़ल आ गई एक दिन में, 24 आवर्स में, वो भी स्टडी परमिट, वो भी स्टूडेंट के लिए। कितना बड़ा बॉम्ब गिरा। देखिए जो कनाडा ना, ये बॉम्ब गिराने में बड़ा माहिर है। रिफ्यूज़ल भी बहुत दिल खोल कर डालता, और जब ये PR भी देते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, वो भी दिल खोल के देते हैं। वो भी 90-90 हज़ार जो PR के केसेस हैं वो भी एक दिन में प्रूव होते हैं। तो उसके लिए भी फेमस है कनाडा। तो खैर, कनाडा हमेशा अनप्रडिक्टेबल कंट्री रहा है। इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुझे नहीं लगता कि किसी कंसल्टेंट की सोच में होगा। 7 बैंड का वीज़ा भी रिफ्यूज़ होता है और 5.5 का वीज़ा भी आता है। इसलिए शायद एक इसके पीछे कनेक्टिविटी भी है कि कंसल्टेंट कोई ना ही नहीं करता। कनाडा का वीज़ा लगवाना, आ जाओ जी, रिफ्यूज़ल लग गई, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम सही, सेकंड टाइम सही है, थर्ड टाइम सही, फोर्थ टाइम सही, 7-7 बार जी रिफ्यूज़ल आते हैं। वो आखिर एम्बेसी का तो खर्चा तो बियर करना पड़ रहा है ना। जो हरासमेंट हो रही है, डिसअटेंडेंस हो रही है, वो तो बियर करनी पड़ती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर रेयर टू द रेयरेस्ट केस है कि आपको वीज़ा मिल जाए। शेंगन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर बहुत मुश्किल होगा। पर कनाडा के लिए अब क्या कहें, 7 बार रिफ्यूज़ल हो गया जी, हम तो वीज़ा लगवा के देंगे, पहले 6 बार क्यों नहीं लगवा के दिया। क्या, वो अलग टॉपिक है बात करने का। मतलब कोई भी कंसल्टेंट ये नहीं कह सकता कि मैं वीज़ा रिफ्यूज़ल वीज़ा का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, वीज़ा रिफ्यूज़ल जो होते हैं वो वीज़ा आते हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इमिग्रेशन इंडस्ट्री। रिफ्यूज़ल भी आएंगे और एक्सेप्टेंस भी होगी, एक्सेप्ट भी हो जाएंगे वहाँ पर। तो अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिनके लिए मेरे व्यूअर्स
तैयार बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में रिफ्यूज़ल्स क्यों आई, इसका बेसिक रीज़न बताऊँ आपको मैं। बेसिक रीज़न है कि मार्च 2020 22 मार्च 2020 को तो इंडिया बंद हो गया था सारा। अब मार्च के बाद पहला इनटेक आया मई का, तो लॉकडाउन था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर सितंबर का इनटेक आया, 2 इनटेक हो गए। फिर आया जनवरी 2021 का इनटेक, फिर आया मई 2021 का इनटेक, तो 4 इनटेक। और फिर आया सितंबर 2021 का जो भी चल रहा है, मतलब अगले आने वाले टाइम में 1 महीने बाद। तो चलिए हम बात करते हैं मई 2021 के इनटेक। तो 4 इनटेक तो हो गए जी। हर एक इनटेक में स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 1 लाख के करीब होती है कनाडा में जाने की। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि 4 इनटेक का मतलब 4 लाख तो कैंडिडेट आ गया। कैंडिडेट तो आ ही रहे हैं, फाइलिंग तो हो ही रही है, वो तो रुकी नहीं। चाहे मार्च 2020 भी हो, कंप्लीट लॉकडाउन में था, एम्बेसी वाले घर में बैठे हुए थे, वो भी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, वो बात की बात है कि बायोमेट्रिक का टाइम लग गया, BIL लेटर जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लेटर थे वो आने में टाइम लग गया, PPR आने में टाइम लग गया, पहले AIP चल रही थी, प्रिंसिपल अप्रूवल, तो चलते चलते तो हो गया, इट्स ओके। बट जो ये 4 इनटेक का जो बैकलॉग पड़ा कनाडा की सरकार पे, उसने इसकी धज्जियां उड़ा दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई बैकलॉग की। अब बैकलॉग के साथ इसका क्या लिंक और है, सुनिए। सबसे बड़ा लिंक क्या है? वो लिंक ये है, सभी बच्चों को सपोज उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है जी आपका वीज़ा लग गया, मतलब मान ली 70% लोगों को इन्होंने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे दी। तो कितना स्टूडेंट हो गया 70%, 4 लाख का 2,80,000। कैन यू इमेजिन कि 2,80,000 स्टूडेंट्स का अकोमोडेशन, 2,80,000 स्टूडेंट्स की फ्लाइट्स, 2,80,000 स्टूडेंट्स की क्लासेस पॉसिबल था? तो कनाडा ने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, स्कोरिंग फीड आउट कर दिया कि जिसके ये एप्लीकेशंस में है उठा लो, PPR भेज दो, अदरवाइज 0.1% भी कुछ प्रॉब्लम है रिफ्यूज़ कर दो। कैन यू इमेजिन कितनी रिफ्यूजल्स आई? नो डाउट ये डिसहार्टनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बीइंग ए स्टूडेंट में होता तो मैं डेफिनेटली मैं पैनिक होता, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगता कि मैं 1 साल वेट करता हो गया और मुझे रिफ्यूज़ल आ गई। कई केसेस ऐसे हमने सुने हैं, हमारी भी एक रिफ्यूज़ल आई, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हैरान हो जाओगे। नाम तो मैं उस स्टूडेंट का नहीं लूँगा, हम दोबारा उसका अप्लाई कर रहे हैं। देखो, जब वीज़ा आता है तो हम बताते हैं, हम अपनी टाइमलाइन पे डालते हैं, हम यूट्यूब पे हम उनकी इंटरव्यू लेते हैं, टेस्टिमोनियल डालते हैं, खुशी की बात होती है। वीज़ा आना तो हम नाच गा के उनको फ़ोन करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बट जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, नो डाउट ये कंसल्टेंट के लिए बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती है किसी स्टूडेंट को ये बताना कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। बट हम वो भी बताते हैं, हम ये भी कहते हैं कि ये जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ उसके पीछे कारण क्या था, कौन सी गलतियां हुई। अब गलतियां तो चलो गिनवा सकते हैं कि ये गलतियां हुई होंगी, है ना, बट जिस फाइल की बात करता हूं मैं, वो अब सुन के आप हैरान हो जाओगे कि इसकी रिफ्यूज़ल कैसे आ सकती है। एक स्टूडेंट, नाम छोड़िए, +2 में परसेंट मार्क्स 78%, IELTS बैंड 7 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6.5, GIC टाइम पे, 1 साल की नेक्स्ट फीस टाइम पे, मेडिकल अपडेटेड, कोई बीच में गैप नहीं। अब बताइए, वो भी रिफ्यूज़। नो डाउट कि दोबारा अप्लाई करेंगे, उसका हो जाएगा कोई, पर एक पॉइंट पे तो आके धज्जियां उड़ गई ना बंदे की। एक पॉइंट पे आके तो बंदा कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बॉम्ब पड़ गया मेरे के ऊपर। वो चीज़ें बड़ी दिक्कत होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कनाडा ने रिफ्यूज़ल भेज के, देखिए रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा नहीं जा सकते, ये ग्रीन सिग्नल है कि ठीक है आप लाइन से बाहर आ गए, दोबारा लाइन में फिर आ सकते हैं। अब ऐसी फीस का लॉस है, ये मानते हैं। तो वो जो तकरीबन आपका $100 $150 लगना आपका,
तो वो तो आपको दोबारा बियर करना पड़ सकता है। तो हैवी बैकलॉग वाज द मेजर रीजंस फॉर द रिफ्यूजल्स। सो कोई बात नहीं, दोबारा आप अप्लाई करिए। खैर गारंटी तो हम नहीं देते, बट मैक्सिमम आपके 99.9% चांस हो गए यू विल गेट द वीज़ा। बैकलॉग वाज द मेजर रीज़न, जो वर्कलोड से कहते हैं। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो आप को मैं बताना चाहता हूँ वो है हेल्थ सिक्योरिटी। 2.5-3 लाख स्टूडेंट को यदि वो कनाडा में एंटर करवा दें तो हेल्थ के पीछे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया और स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल दिया जिनकी कुछ पॉइंट तक गलतियां हो सकती हैं। अब जो मैंने केस बोला 78% मार्क्स एंड 7 ओवरऑल बैंड, नो गैप, एंड CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ, GIC टाइम पे, मेडिकल टाइम पे, और एवरीथिंग वाज ऑन द टाइम, तो फिर रिफ्यूज़ल। तो व्हाट वाज द बेसिक रीज़न, कोई नहीं जानता। दोबारा उसका वीज़ा आएगा क्योंकि प्रोफाइल ही एक्सेप्टेबल है। ये कौन सी नॉन एलिजिबल की फाइल है कि यहाँ पर कहें कि 50-60% चांस है। तो जो डेफर्ड हुआ, चार डेफर्ड हुए। देखो डेफर्ड का मतलब आगे स्किप करना, आगे का इंटेक लेना, दैट इज कॉल्ड डेफरमेंट कहते हैं इसको। मार्च 2020, चलिए मार्च का मतलब मई, सितंबर, जनवरी, मई। तो ये इंटेक्स के ऊपर यदि हम वर्क करें तो बहुत बड़ा डेफर्ड था। स्टूडेंट्स को संभालना इतना आसान नहीं था कनाडा के लिए, बट अभी भी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि जाना तो कनाडा ही जाना और कहीं नहीं जाना। तो ये एक अच्छी बात है, इट्स गुड डिटर्मिनेशन कि आप कनाडा के लिए एंथुसियास्टिक हो तो यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, यदि मान लीजिए कि इसका एक और रीज़न भी है, सपोज आपका कोई रिफ्यूज़ल आ गया तो घबराने की बात नहीं होती, आप केप्स नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली कंप्यूटर असिस्टेड इमिग्रेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम में आते हैं, केप्स नोट्स कहते हैं। कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं होती, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको मेजर रीज़न मालूम पड़ जाएंगे कि जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, क्योंकि आमतौर पे तो एक ही आपको लेटर आएगी कि आपकी इंटेंशन हमें नहीं लग रही, आपके फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए हम आपका वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली जब केप्स नोट्स में आएंगे तो यू विल कम टू नो इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो बेसिक रीज़न तो ये हो कि वर्कलोड और हेल्थ सिक्योरिटी, दीज टू वर द मेजर रीजंस कि वाई देर वर सो मच रिफ्यूज़ल्स। तो ये रिफ्यूज़ल्स का बेसिक रीज़न था। मेरे ख्याल में व्यूअर्स को मालूम पड़ गया होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टनिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, 3-4 महीने का गैप पड़ा, दोबारा उस कॉलेज में बार बार मत अप्लाई करिए, फीस वापस लीजिए, किसी और में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, क्योंकि दोबारा आप डालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा उस कॉलेज में दोबारा, राइट। खैर, तो एक तो बात होगी कि कनाडा में रिफ्यूज़ल्स का बेसिक रीज़न क्या था, वो मैंने बता दिया आपको मैंने। सेकेंड, रिफ्यूज़ल से बचें फर्स्ट हैंड पे ही, मतलब रिफ्यूज़ल्स का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ 5 मिनट शेयर करूँ। 5:20 हो चुके हैं और अगले 5 मिनट में हम बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल्स का सामना ना करना पड़े, और फिर हम बात करेंगे कि काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ल ना हो, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है SOP, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे राजे महाराजे होते थे ना पहले, कि एक राजे ने दूसरे राजे को कुछ बात करनी तो एक वो लेटर लिख के अपने मैसेंजर के हाथ में भेज देता था कि मेरे माइंड में ये है, आगे आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, एंड वो अपनी सारी प्लानिंग बताता था दूसरे राजे को, तो बीच में एक मैसेंजर होता था। तो ऐसे ही SOP काम करता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका जो सोच है, आप कनाडा में क्यों जाना चाहते हैं, वो एक लेटर लिखना होता है। वो 1 पेज का लिखिए, 2 पेज का लिखिए, 3 पेज का लिखिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि जी 5-7 पेज का लिखा जाए तो बढ़िया रहता है, कोई कहता नहीं जी 1 पेज का लिखो, टाइम किसके पास कितना है, इतना कौन पढ़ेगा। तो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग पे, आपके पर्पस पे। आप उस कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं, वो कोर्स क्यों लेना चाहते हैं, आपकी आगे प्लानिंग क्या है, आपने फर्दर स्टडी कैसे करनी है, आपने क्या चूज़ किया, आपकी रेलेवेंसी क्या है, आपके माइंड में आपकी एलिमनी क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स क्या है, आपने क्या चेक किया, आप इंडिया अपनी होम कंट्री वापस आके क्या करेंगे उस कोर्स को पढ़ने के बाद, और आपकी कंट्री में ये कोर्स कितने मायने में नहीं था। तो
एसओपी में आपने अपनी जेन्युइन हुड बतानी पड़ती है, किसी कंसल्टेंट की हेल्प मत लीजिए। मुझे कई कहते हैं कि सर एसओपी लिखवाते हैं, बड़े एक्सपर्ट है सर एसओपी लिखाने में, आप हमें मौका दीजिए सर, वो 500-700 हज़ार रुपये लेंगे आपसे और काम कर देंगे आपका। मैंने कहा कि यदि आपने लिख दी और हमने लिखवाई तो हम तो पहले ही क्राइम करेंगे। आपने लिख दी, स्टूडेंट को क्या मालूम आपने क्या लिखा, और वही चीज़ें मान लीजिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ ली तो पंगा पड़ गया ना। आपने 500-700 हज़ार रुपये ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, वो किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाती है, उसको डिपोर्ट होना पड़ सकता है, उसका 20 लाख रुपया 15 से 20 लाख रुपया इन्वॉल्व है उसकी इस वीज़ा पे, तो अब 1000 रुपये की बात करते हैं। तो एसओपी तो हम ना लिखते हैं तो ना ही किसी की हेल्प लेते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट को कहते हैं खुद लिखो। अब स्टूडेंट के भी कहता है कि ठीक है सर हमें आता नहीं लिखना, हमें बता दो, तो ठीक है हम गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप्स में लिखो, ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स में लिखो, ऐसे ऐसे हेडिंग्स में लिखो आप। पर लिखना क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, आपके मन में है वो लिखो। हाँ, उसकी कुछ चेंजेस हो सकती हैं, वो भी स्टूडेंट के सामने बिठा के कि ये चीज़ ऐड हो सकती है कि आपके मन में नहीं था तो ऐड कर लो, आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट को बिठा के और एसओपी लिखाओ। देखो कनाडा में यदि जाना है, यदि आपने विजिटिंग पे जाना है, विजिटर वीज़ा लेके जाना है, या आपने टूरिज्म पे जाना है, तो आपकी आइटिनरी उसमें कवरिंग लेटर बहुत मेन रोल जो है वो प्ले करता है। और स्टडी वीज़ा में एसओपी, तो यदि एसओपी भी आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आई एम डैम श्योर कि आपके वीज़ाज़ के चांस बढ़ जाते हैं। कितने % बढ़ते हैं वो छोड़ो, बट आपके वीज़ाज़ के चांस बढ़ जाते हैं। तो पहली बात होगी एसओपी। दूसरी बात होगी रेलेवेंसी। रेलेवेंसी में आमतौर पर पंगा पड़ता है कि सर मेरे पास था सब्जेक्ट मेडिकल का और मुझे दे दिया सब्जेक्ट ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या करूं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी। तो मैं आमतौर पे कहता हूं कि रेलेवेंसी में, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई है, माई वीज़ा ओवरसीज़ का यूट्यूब चैनल है, कभी आप सब्सक्राइब करना। सबसे कम व्यूज़ है उसमें, सीधी सी मैं बताता हूँ, सच बोलते हैं है ना, सीधी बात करते हैं कि जो मेरी वीडियो सबसे अच्छी है उसके व्यूज़ 100 भी नहीं है, और जो वीडियो मेरी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके के विजिटर वीज़ा पे है, जहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों की बनती है, वहाँ पर मेरे 10-10 हज़ार व्यूज़ हैं मेरे। अब यूट्यूब को भी चेक करके देखना। मैं चाह रहा था कि जो वीडियो मैंने बनाई है रेलेवेंसी के बेस पे, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे कि लोग उसको पसंद करेंगे, देखेंगे। वो लोगों ने पसंद नहीं की, वो देखते ही नहीं है। वो पता क्यों नहीं देखते, वो बड़े भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि आर्ट्स, आपके पास आर्ट्स होगा तो फिर आपके पास कलरी मैनेजमेंट्स है, फिर आप एसोसिएट्स आर्ट्स ले लो, फिर आप अर्ली चाइल्ड एजुकेशन ले लो, फिर आपके पास क्रिमिनोलॉजी ले लो। तो वो लोगों को समझ नहीं आती, तो व्यूज़ कम हो जाते हैं। यही मैंने कोई छोटी सी 5-10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड की वीडियो डाली होती सेंसेशन वाली, उसमें लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। तो कॉमर्स में आपके पास एचआर, मार्केटिंग, फिनांस, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट तो आपके पास होते ही हैं। और इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो फिर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लो आप, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, नेटवर्किंग भी है, आईटी के सेक्टर के कोर्सेज लो, उसमें आप सॉफ्टवेयर है, आपकी क्लाउडिंग के कोर्सेज है, तो ऐसे कोर्सेज इंजीनियरिंग में लो। मेडिकल हो तो हेल्थ और नर्सिंग तो है ही हमारे पास, काइंसियोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कोर्सेज है। तो थोड़ा सा तो ध्यान रखिए कि रेलेवेंसी, थोड़ा सर्च तो करिए, गूगल बाबा जी पे जाके थोड़ा सर्च करिए। उसके बाद आपके पास फाइनेंस प्रॉपर होने चाहिए। यदि आप एसडीएस में लाते हो जीआईसी प्रॉपर भरिए, राइट। फिर परसेंटेज मार्क्स देखिए कि आपके ओवरऑल कितने % मार्क्स है। देखिए 60% से कम मार्क्स वाले अप्लाई मत करिए। 55 के जो करते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, जिनके मार्क्स 55% है चांसेस कम है, क्योंकि आगे पाथवे नहीं मिलना। 55 से भी कम है तो आगे कौन सा कॉलेज आपको पाथवे देगा, कोई भी नहीं है। तो 55% तो चाहिए, हम तो 60 से पहले कम लेते ही नहीं है। इंडिविजुअल मार्क्स भी चेक करो। मान लीजिए आपके पास कॉमर्स है, आपके पास लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट मार्क्स किस में है, उसको आप रेलेवेंट बना के आगे कोर्सेज लीजिए। आपका सपोज कोई एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप रेलेवेंसी लीजिए। प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स लीजिए, आगे उसका लिंकेज हो, मेजर पॉइंट टू बी नोटेड। तो वीडियो बनाने का यही मतलब होता है कि आपको सीखिए, हम भी सीखते रहते हैं। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इमिग्रेशन। हम तो सीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, समझ आए ना आ जाए क्या करें। फ़ोन करके पूछ लीजिए, 9815873700 मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी फ़ोन पे बात करो 10 से 6। तो
अब सब्जेक्ट मार्क्स कम है, डिग्री में चले गए, तब रिफ्यूज़ल आएगी, एसओपी ठीक नहीं है, रिफ्यूज़ल आएगी, रेलेवेंसी ठीक नहीं है, रिफ्यूज़ल आएगी, फ्रांस प्रॉपर नहीं है, परसेंटेज मार्क्स ठीक नहीं है, रिफ्यूज़ल आनी है। अब रिफ्यूज़ल आ गई, एक कॉलेज पे दोबारा डाल दिया फाइल एप्लीकेशन, फिर दोबारा डाल दिया, फिर दोबारा 4,000 बार तो एक कॉलेज में डाल रहे हो आप, सेम कॉलेज में, फिर रिफ्यूज़ल आएगी। ये बड़ी टेक्निकली बातें हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किसी कंसल्टेंट के पास जाओ ना जाओ, माई वीज़ा ओवरसीज़ की जो यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ है ना, वो एक बार देख लेना। नंदनी मेरे साथ जब केस स्टडी करती थी तो वो कहती थी आप हाफ कंसल्टेंट तो वैसे ही बन जाओगे, तो वो सही कहती थी। सो कहने का मतलब ये कि आप एक बार यूट्यूब के चैनल पे जाइए, फिर आपको मज़ा आएगा। खैर, अभी हमारे पास 5-6 मिनट और पड़े हुए हैं, तो मैंने बेसिक जो रीज़न थे रिफ्यूज़ल आने के कि इतने 17,000 रिफ्यूज़ल क्यों आए वो बताया मैंने। वर्ड अपडेट तो मैंने बताना होता है हर फ्राइडे को 5 o'clock में जब आता हूँ आपके पास। और फिर जो रिफ्यूज़ल को बचाने के तरीके क्या हैं वो भी बता दिए। अब बताता हूँ मैं आपको कि काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी जो काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस पता क्या है, वो है आपका जो आगे आने वाले शॉर्ट टर्म गोल्स हैं 5 साल 7 10 साल के, वो आपके सुधर जाएंगे, वो आप ट्रैक पे आ जाओगे। कैसे? 10th कर ली बच्चे ने, अब उसको मालूम नहीं है कि 10th के बाद आर्ट्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, नॉन मेडिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है। फंस गया बच्चा, क्या करे? अब नेचुरली की भागों भाग तो करते ही हैं, कोई अच्छा पर्सन मिल जाए। अब दुनिया में बहुत से कंसल्टेंट बैठे हैं, पंजाब में तो देयर आर सो मेनी गुड कंसल्टेंट्स जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट हैं जो वो हर फील्ड में होते हैं, हर काम में कोई ना कोई अच्छे बुरे होते हैं। जो पंजाब के कंसल्टेंट हैं वो बाकियों से ज़्यादा ठीक है। उसके कारण ये है कि यहाँ पर लाइसेंस की जो नकेल डाली हुई है गवर्नमेंट ने, वो सबसे बढ़िया किया। अब लोग चाहते हुए वर्क परमिट नहीं सेल कर पाएंगे, लोग चाहते हुए पीआर नहीं सेल कर पाएंगे। पीआर करनी है, आईसीसीआरसी मेंबरशिप लो बेचो, महाराजेंसी लो बेचो, पीआर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास वर्क परमिट आईसीसीआरसी मेंबरशिप है, लो वर्क परमिट भेजो, एलएमआई इशू करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पंजाब का जो स्मगलिंग एक्ट का जो लाइसेंस है उसके ऊपर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके की वर्क परमिट नहीं कर सकते आप, ये सभी को मालूम है। खैर, सो मेरा मतलब ये है कि जब एक जो पंजाब का कंसल्टेंट जिसको मालूम है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, वो बड़ा चाहे डर के ही काम करे, एथिकल काम करेगा। तो आप जाइए किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग लेने का बेस्ट तरीका है पेरेंट्स को साथ में लेके जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि यू आर नॉट डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। पेरेंट्स को साथ में लेके जाइए, पूछिए कि आर्ट्स लूँगा तो क्या आगे लाइंस है, कॉमर्स लूँगा तो आगे क्या मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, कौन कौन से मैं कोर्सेज ले सकता हूँ, क्या मेरा फ्यूचर है। कॉमर्स में जाऊँगा एंड नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, उसमें क्या वोकेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, डिग्री है, सर्टिफिकेट है। मैंने तो एक वीडियो बनाई थी पीछे 3-4 हफ्ते पहले जुलाई में कि फाउंडेशन कोर्सेज से लेकर पीएचडी तक जो 10-12 सीरीज़ बनती हैं वो सारी बता दी, तो वो भी आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा, ज़रा भागम भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेरेंट्स को साथ में लेके जाइए और पूछिए कि आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के आगे फील्ड्स क्या हैं, सेक्टर्स कौन कौन से हैं, किस कंट्री में जाना है। दूसरा पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट, आपकी जेब में पैसा कितना है। आपकी जेब में पैसा कितना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब एक कोई पेरेंट्स हैं, वो मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी सपोज सैलरी 30-40 हज़ार रुपया महीने की है। अब स्टूडेंट कहता है कि मैंने मेडिकल लेनी है, अब उसके लिए नेचुरली कि पेरेंट्स को फाइनेंशियली थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यदि बच्चा एमबीबीएस में जाना चाहता है, आगे +2 मेडिकल लेके आगे नीट का टेस्ट क्लियर करके वो एमबीबीएस में एडमिशन होगी, तो कैन यू इमेजिन लाख रुपए महीने से कम बहुत रेयर कॉलेजेस यहाँ पर आपकी एडमिशन हो पाएगी। 10-12 लाख रुपये खर्चा साल का है। जो हमारे लोकल कॉलेजेस हैं 30-30 लाख रुपया तो एडमिशन फीस ले लेते हैं। तो मेडिकल लेने से पहले सोचिए कि आपके पास पैसा है। बाकी जो आर्ट्स, कॉमर्स एंड नॉन मेडिकल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मीडियोकर फैमिली को भी बिलोंग करते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई इतना भारी खर्चा नहीं आता इंजीनियरिंग में, यदि मैं इंडिया की बात करूँ। हाँ, आउट ऑफ इंडिया जाना है तो 15 से 20 लाख तो आपके अपनी जेब में डालनी पड़ेगा किसी भी फील्ड में जाने के लिए, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो। और यदि आपके 10th में मार्क्स अच्छे आ गए तो आप मेडिकल, नॉन मेडिकल लीजिए या डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट लीजिए।
मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास +1 एक बहुत बढ़िया क्लास है, +2 एक बहुत बढ़िया क्लास है। आपको मालूम होगा कि आगे मैंने डिग्री लेनी है या यूजी या पीजी कोर्सेज में जाना है, तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में रख के अपनी इंप्रूवमेंट लानी है, तो वो सिर्फ एक काउंसलर, अच्छा काउंसलर बता सकता है। तो कोशिश करिए कि आपके 10th और +2 में 70% से मार्क्स कम ना हो। आजकल तो मैं हैरान हूँ कि जो अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया पिछले 8-10 दिन पहले, 98% मार्क्स, 99% मार्क्स आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो कहाँ पर आप खड़े होंगे यदि आपके मार्क्स 85% मार्क्स भी आ गए, तब भी आप बहुत पीछे हैं। वैसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 85% मार्क्स आ गए, बट कंपटीशन में आके तो बहुत पीछे रह गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। माई वीज़ा ओवरसीज़ काउंसलिंग कराने का 1 रुपया भी नहीं लेता। अब मैं और इससे ज़्यादा क्या बात करूं? आप मुझे फ़ोन करिए, मुझे पर्सनल फ़ोन करिए 9815873700 पे आप मुझे कॉल करिए। टाइमिंग सेट कर लेंगे। टाइमिंग्स हम मोस्टली सेट करते हैं दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, ताकि सभी के लिए ईजी रहे। हाँ, कोई कहता है कि मैं वर्किंग डे में नहीं आ सकता, संडे को हम लेना चाहते हैं काउंसलिंग, तो वैसे हम संडे को ऑफ होते हैं, बट किसी का भला हो जाए तो मैं संडे को भी ऑफिस खोलने को तैयार हूँ। एक बार आप टाइम सेट कर लीजिए। तो उसके लिए मैंने पैसा भी कोई नहीं लेना आपसे, सबसे बड़ी बात ये है। हमें कोई ऐसा लालच भी नहीं होगा कि 10th क्लास का बच्चा है तो +2 जाके पता नहीं हमारे पास का वीज़ा लगवाए ना लगवाए, तो 2 साल की हम वैसे ही प्रेडिक्शन नहीं करते। हम तो एक दिन की प्रेडिक्शन नहीं करते, 2 साल की तो हमने क्या करनी है। 70% हम अपने एसोसिएट को दे रहे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, नए आए हैं इस फील्ड में, सीखना चाहते हैं, 3 डेज़ ट्रेनिंग ले लें। जो आइल्स के ट्रेनर है वो हमारे पास आके सीख सकते हैं, काम करवाएं ना करवाएं, हम उसे कहते ही नहीं है कि आप हमसे फाइलिंग करवाओ। आप पूछ के देखिए, यदि आपको लगता है कि हम आपके अकॉर्डिंग चल सकते हैं तो ठीक है, फाइल आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब सभी के द्वार खुले हैं, सभी के लिए द्वार खुले हैं, सिर्फ एथिकल लोग मेरे पास आए। जो माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम है, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन एथिक्स। हमने कोई भी सर्टिफिकेट को अपने से नहीं लगाना। आपके जो होंगे आपके सर्टिफिकेट्स को अरेंज करके हम बैच में भेज देना है, दैट्स इट। कोई भी एडिशनल टेम्परिंग ये वो कुछ नहीं होनी हमारे साथ। तो टाइमिंग्स आपके मैंने 2 मिनट फालतू ले लिए, और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को 20th अगस्त को फ्राइडे 5 o'clock मैं आपके साथ दोबारा फिर वर्ड अपडेट लेके और कुछ ऐसी एजुकेटिव और अवेयरनेस की वीडियोस या जो टॉपिक्स होते हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि अवेयर रहिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचिए। और कोई भी बात करनी हो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो 9815873700 है। तो 20 अगस्त तक आप इजाज़त दीजिए। इवनिंग 5 o'clock दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।